मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कन्वे किया था कि आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्योंकि टीचिंग में जो टीचर का रोल है वो सिर्फ लेक्चर को डिलीवर करना नहीं है, सिर्फ सिलेबस और करिकुलम करवाना नहीं है। टीचिंग के अलावा टीचर का एक और रोल आता है जो कि आता है इवैल्यूएशन। अब स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन के पहले एक दूसरी टर्म को समझना जरूरी है जो कि आती है असेसमेंट। क्या आ जाएगा हमारे पास? असेसमेंट आ जाएगा। अब देखो, असेसमेंट आती है पहली टर्म और दूसरी आ जाती है इवैल्यूएशन। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप ये देखना चाहते हो कि स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आप तो बच्चों को टीच कर रहे हो, बट क्या स्टूडेंट्स उन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तो जहां पर भी स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, उसे असेसमेंट कहा जाता है। तो असेसमेंट का मतलब क्या आ जाएगा? जो लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट का उसको देखना, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसको देखना हमारे पास। बट ये करेंगे कैसे? पता कैसे चलेगा कि एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है? ओरल टेस्ट आप ले लोगे, आप लोग क्विज दे दोगे बच्चों को, आप लोग एग्जाम्स कंडक्ट करा दोगे, आप कोई प्रोजेक्ट दे दोगे, यही होता है। तो यही सारी चीजें होती है असेसमेंट के टूल्स। तो असेसमेंट किस पे डिपेंड करेगी? कि आपका टेस्ट ले लिया जा रहा है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैंने आपसे ओरली क्वेश्चन आंसर कर लिया, उससे पता चल जाएगा लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो जो भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो सब किसका पार्ट आता है? असेसमेंट का पार्ट हमारे पास रहेगा। तो हम बोल सकते हैं असेसमेंट में क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा आपका, क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अब ठीक है, मैंने टेस्ट कंडक्ट कर लिया, अब मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। अब मैं आपके रिगार्डिंग डिसीजन पास करूंगा कि आप इंटेलिजेंट हो, आप पुअर हो, आप पास हो, आप फेल हो, आपको चीजें आती है, आपको इंप्रूव करनी है, आपके 10 में से 5 है, आपके 10 में से 10 मार्क्स है। तो ये बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो एक्शन फेज है, ये जो जजमेंट फेज है, इसे इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या आ जाएगा? इवैल्यूएशन का मतलब आ जाएगा एक्शन लेना। इवैल्यूएशन का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? डिसीजन लेना। ये बेसिकली जजमेंट का फेज होता है, जहां पे टीचर क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे जजमेंट पास कर रहा है, उसे इवैल्यूएशन कहा जाता है। सो इवैल्यूएशन इज द एक्शन फेज, असेसमेंट इज द प्रीलिमिनरी फेज। हमेशा बिगिनिंग में होगा, स्टार्टिंग में होगा, असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन होगा। तो यहां पे हमारे पास बच्चों याद रखना, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन आपको बन सकता है। एक में आपको असेसमेंट की डेफिनेशन दी होगी और एक में गिवन होगा हमारे पास इवैल्यूएशन। अब देखो, नेक्स्ट चीज यहां पर आती है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इवैल्यूएट करने के तरीके क्या है। अब बच्चों एक चीज याद रखना, हर एक टीचर का जो इवैल्यूएट करने का तरीका है वो डिफरेंट है। कई टीचर्स बोलेंगे कि क्लास पार्टिसिपेशन जरूरी है, कई अटेंडेंस पर फोकस करेंगे, कई हैंडराइटिंग पे फोकस कर रहे हैं। समझ रहे हो? हर टीचर का इवैल्यूएट करने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट। तो अब हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब बच्चों यहां पे एक चीज याद रखना, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, कभी भी ना खाली रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना। अब आपको पता चल गया है ना कि मेथड्स कर रहे हैं इवैल्यूएशन के, तो पहले पता होना चाहिए कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा यहां पर। तो यहां पे जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली आपको वो एग्जाम्पल फॉर्म में आएगा या स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा। स्टेटमेंट का मतलब आपको कोई भी एक एग्जाम्पल, सिचुएशन, एक सेंटेंस गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें किस तरह का मेथड यूज हो रहा है इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो ये आज की पहली टिप है आप लोगों के लिए कि एग्जाम्पल बेस्ड यहां पे क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो, सबसे पहला जो मेथड आता है इवैल्यूएशन का दैट इज क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन।
भाई राइटिंग समझ लेना, थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे लिखता हूं, ठीक है। क्राइटेरिया रेफर्ड इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे टीचर जनरली क्या करेगा, पहले से ही अपने माइंड में ना ऑब्जेक्टिव सेट करके आएगा कि बच्चों की इवैल्यूएशन करनी कैसे है। कहने का मतलब है आपकी परफॉर्मेंस से मैटर नहीं कर रहा, आप चाहे 100 में से 100 लेकर आ जाओ, एक टीचर घर से सोच कर आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, जिसके बेस पे बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लूंगा। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या आता है, प्री सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्री सेट ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पे ना आपकी ट्रू इवैल्यूएशन नहीं हो पाती है। ट्रू इवैल्यूएशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब टीचर सोच के आ रहा है कि यार अटेंडेंस के बेस पे इनकी इवैल्यूएशन करता हूं। अब आप 100 में से 100 मार्क्स लेके बैठे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां पर बेसिकली आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वो मैटर नहीं कर रही, ट्रू यहां पे आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही। ये जो मेथड है ना कहीं बायस्ड है। कौन सा मेथड है ये, बायस्ड है। बायस्ड क्यों है, क्योंकि पहले से आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करके आ रहे हो कि किस बेस पर इनकी इवैल्यूएशन करनी है। तो क्राइटेरिया रेफर्ड में मेन चीज क्या आएगा, प्री सेट ऑब्जेक्टिव के बेस पर डिसीजन मेकिंग करना। लिख लो। अब देखो क्राइटेरिया के बाद जो आता है बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म NORM रेफर्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे भी ये नहीं देखा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपका कितना स्कोर है, आपकी कितनी परफॉर्मेंस है। तो जहां पर भी मैं करूंगा क्या, आपके परफॉर्मेंस को ना किसी के साथ कंपेयर करूंगा, या तो आपके फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी में लोगों के साथ, आपके कजन, आपके सिबलिंग्स के साथ। तो जहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस किसी नोन ग्रुप के साथ कंपेयर की जा रही है, उसे बेसिकली नॉर्म रेफर्ड कहते हैं। तो नॉर्म रेफर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, आपके फॉर एग्जांपल 100 में से 50 मार्क्स आए, बट मैं आपको इस बेस पे इवैल्यूएट नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनके तो 80 मार्क्स आए हैं 100 में से, समझ रहे हो। तो मैं अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर भी किसके साथ कर रहा हूं, कोई नोन ग्रुप है मेरे पास। नोन ग्रुप का मतलब होता है आपका पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स है, सिबलिंग्स है, रिलेटिव्स है, उनके साथ। दूसरा, अगर मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं कंपेयर कर रहा ना आपकी परफॉर्मेंस, तो किसी बेंचमार्क के साथ कर रहा हूं। किसके साथ कर रहा हूं, बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब है कि ठीक है भाई 70 से तो ऊपर मार्क्स चाहिए ही चाहिए, 80 से तो ऊपर मार्क्स लाने ही लाने हैं। मैं पहले ही बोल दूंगा भाई अगर 90 प्लस मार्क्स लाते हो बाइक दिला दूंगा तुम्हें। तो जहां पर भी आपकी परफॉर्मेंस किसी बेंचमार्क के साथ कंपेयर हो रही है या किसी ग्रुप के साथ कंपेयर हो रही है, नॉन ग्रुप के साथ, उसे बेसिकली हम क्या कहेंगे, नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन कहेंगे। अगेन ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक बायस्ड मेथड आ जाता है, क्योंकि मैटर नहीं कर रहा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, मैं आपके मार्क्स तो देख ही नहीं रहा, मैं साथ वाले के साथ आपके मार्क्स को कंपेयर कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या आता है, एक बायस्ड मेथड आ जाएगा। क्रक्स लिखते रहना, क्राइटेरिया का था प्रीसेट ऑब्जेक्टिव, इसका आ जाएगा कोई नॉन ग्रुप है या कोई बेंचमार्क है जिसके साथ आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है। थर्ड हमारे पास है, काफी अच्छी इवैल्यूएशन होती है सबसे, अब देखो स्टार लगा लेना इस पे यार, ये आएगा फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पर भी टीचर क्लास में लेक्चर भी डिलीवर कर रहा है, टीच भी कर रहा है, और साथ साथ ही आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर रहा है। तो टीचिंग लर्निंग के बीच में जो इवैल्यूएशन हो रही है उसे फॉर्मेटिव कहेंगे। किसे कहेंगे, जब भी हमारे पास टीचिंग और लर्निंग के दौरान इवैल्यूएशन हो रही है, जहां पर भी हमारे पास टीचर और जो स्टूडेंट है उसकी इंटरैक्शन के दौरान इवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि भाई टीचर टीच भी कर रहा है, आप लोग समझ भी रहे हो, और साथ साथ में आपकी इवैल्यूएशन भी हो रही है। तो इसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग के टाइम पर हो रहा है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के टाइम पे जो इवैल्यूएशन हो रही है,
या टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के टाइम पे जो इवैल्यूएशन हो रही है उसे फॉर्मेटिव कहा जाएगा। अब देखो यार, जब जब मैं आपको जितने टाइम तक लेक्चर दे रहा हूं मैं साथ साथ आपकी इवैल्यूएशन भी कर रहा हूं, इसीलिए इसे एक और नाम असाइन किया गया है जो कि हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि डिटेल में हो रही है, डेप्थ में हो रही है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि प्रॉपर डिटेल में, प्रॉपर डेप्थ में जाके इवैल्यूएशन हो रही है। तो फॉर्मेटिव का दूसरा नाम आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन या टीचिंग लर्निंग के दौरान में होती है। अब इस मेथड का जो सबसे अच्छी चीज है ना, बेस्ट पार्ट है, वो क्या होएगा कि देखो हमारे पास इमीडिएट फीडबैक है। मैं पढ़ा भी रहा हूं, साथ साथ आपसे पूछ भी रहा हूं, समझ आया कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर दो, अटेंटिव क्यों नहीं बैठे हो, इस तरह से, समझ रहे हो। तो मैं टीच भी कर रहा हूं, साथ साथ आपसे फीडबैक भी ले रहा हूं, तो इमीडिएट फीडबैक है। ऐसा नहीं कि पहले टेस्ट लूंगा, फिर चेक करूंगा, फिर ग्रेडिंग दूंगा, नहीं, इमीडिएट फीडबैक इसमें मिल जाती है हमारे पास, इसीलिए इसको काफी अच्छा माना जाता है। तो इसमें फीडबैक भी आ गया, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, और टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के दौरान हो रहा है, तो इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ध्यान रखना इसका। फॉर्मेटिव के बाद हमारे पास आ जाता है सम्मेटिव। अब ध्यान से सुनना, सारे ना इंटरलिंक्ड है आगे के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेटिव। समेटिव का मतलब तो समरी। समरी कहां पे लिखी जाती है, हमेशा लास्ट में। तो जहां पर भी आपकी जो इवैल्यूएशन हो रही है वो कब हो रही है, एट द एंड ऑफ स्टडी। पूरा कोर्स हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, फिर इवैल्यूएशन हो रही है। जैसे कॉलेज के एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, यूजीसी का एग्जाम होता है 6 महीने के बाद एक बार, साल में एक बार। तो ये बेसिकली क्या है, जब पूरा सिलेबस और करिकुलम हो जाता है फिर आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। तो जो भी इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द स्टडी होगी, जो भी इवैल्यूएशन होगी ओवर द टाइम, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, फिर 5वें महीने में जाके मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूं। तो जहां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवैल्यूएशन हो रही है उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक होता है या शून्य होएगा। जो फीडबैक है दैट इज 0। अब 5 महीने तक ये चीज नहीं देखोगे बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिफिकल्टीज क्या आ रही है, उसके डाउट्स क्या है। 5 महीने बाद आप डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट करोगे, उसके बेस पे बोलोगे आप क्वालिफाइड हो और नॉट क्वालिफाइड हो, समझ रहे हो। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना, काफी वीक रहेगा, एट द एंड ऑफ द स्टडी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहेगी हमेशा। तो फॉर्मेटिव में जहां पे कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे, यहां पे हम 6 महीने के बाद कर रहे हैं। ये इस कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा था आपसे। नेक्स्ट हमारे पास है, मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन आती है, दैट इज डायग्नोस्टिक। कौन सी आ जाएगी, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर हो गया, बुखार हो गया आपको, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि कहीं आपने फ्रिज से निकाल के पानी तो नहीं पिया था, क्या आपको कोल्ड तो नहीं है, क्या थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं है, थ्रोट में प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, इस तरह की चीजें पूछेगा। फिर आप बोलोगे हाँ मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन है, फिर थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी और आपका जो फीवर है वो ठीक हो जाएगा। तो डायग्नोस का मतलब क्या होता है, ये देखना कि एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी क्या फेस कर रहा है, उस डिफिकल्टी का कॉज क्या है, रीजन क्या है, और उस रीजन को, उसको कॉज को एलिमिनेट करने के लिए रेमेडियल मेजर्स देना। तो इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा कि बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फिर मैं देखूंगा उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या दूंगा, रेमेडियल सॉल्यूशंस दूंगा। इसे बोलते हैं डायग्नोस करना, अंदर बाहर पूरा छानबीन कर देना, ठीक है। तो इसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहेंगे। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। रेमेडियल मेजर्स के साथ कंसर्न्ड है, प्रॉब्लम एलिमिनेशन के साथ कंसर्न्ड है। अब देखो, जैसे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस को फॉर्मेटिव कहा,
एट द एंड को समेटिव कहा, प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने को डायग्नोस्टिक कहा, और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है ये देखना कि एक बच्चा किस फील्ड, किस एरिया, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, एक बच्चे का एरिया ऑफ सक्सेस क्या है, और उसी में फर्दर उसको आगे ग्रो करवाना। जैसे 10th क्लास में जो आपके मार्क्स आए होते हैं उसी के बेस पे +1 में आपको स्ट्रीम दिलवाई जाती है, यही होता है हमारे पास। तो उसे प्रोग्नोस्टिक कहते हैं, डिग्री ऑफ सक्सेस इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एन एरिया। जब इसको आप निकालते हो, इसको ड्रॉ आउट करते हो, इसके बेस पे कंक्लूजन देते हो, तो उसे प्रोग्नोस्टिक कहा जाता है। तो प्रोग्नोस्टिक आपको क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ सक्सेस किसी भी सब्जेक्ट में, एरिया में या फील्ड में। तो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड था, ये सक्सेस से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन कौन सा होगा। दो में कंफ्यूजन होनी चाहिए आपको, मैं वो नाम लिख देता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। पहला फॉर्मेटिव और दूसरा क्या आ जाएगा, डायग्नोस्टिक। अब देखो यार, हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, बेस्ट। क्योंकि जो डायग्नोस्टिक है ना, उसमें जब तक बच्चा टीचर के पास नहीं जाएगा उसके प्रॉब्लम एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। डायग्नोस कब करूंगा मैं, जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आओगे तभी डायग्नोसिस होगा ना। बट फॉर्मेटिव में क्या है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर रहा है। तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा हमारे पास, फॉर्मेटिव होगा रादर देन डायग्नोस्टिक। क्योंकि डायग्नोस्टिक में क्या है, जब तक बच्चा नहीं आ रहा तब तक टीचर इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहा, तब तक मैं प्रॉब्लम को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो देखो यहां पे बच्चों जो क्वेश्चन निकलेगा वो एग्जाम्पल फॉर्म में निकलेगा। अब आप ये इवैल्यूएशन के सारे मेथड लिख लो, क्रक्स है जो अंडरलाइन कर लो। हर एक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन के साथ एक एग्जांपल लिखना है। एग्जाम्पल गूगल से देख के बिल्कुल नहीं लिखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे खुद से एग्जाम्पल बनाओ, ताकि कल को जब एग्जाम में आए तो आपको पता हो कि क्या क्रक्स है, कैसे मैंने इसको ठीक करना है। गूगल से देख के एग्जाम्पल लिख लोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं एनहांस होगी, फिर नहीं आपको पता चलेगा। अब जब आप खुद लिख रहे हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, उसकी डेफिनेशन, फिर खुद से डेफिनेशन को समझ के एग्जाम्पल बना रहे हो ना जब, तब अंडरस्टैंडिंग आपकी एनहांस होगी। तो आज की यही टिप है मेरी, एग्जाम्पल फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, हर एक मेथड के साथ एक एक एमसीक्यू बनाना ही बनाना है आप लोगों ने। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये मेथड ऑफ इवैल्यूएशन था। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर आगे टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं यहां प्रोवाइड करूंगा, और जो रेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स ये मैं डेली बेस पे जो आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं उसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम जो क्लियर होगा ना इन्हीं चीजों के बेस पर होगा। पढ़ के तो सब आ रहे हैं एग्जाम में, नेशनल लेवल की बात है, जॉब की बात है, सब पढ़ के आएंगे। एग्जाम उसका क्लियर होगा जिसकी एक स्ट्रैटेजी है, एक विजन है, एग्जाम को अप्रोच करने का एक तरीका है। पढ़ने के अलावा एग्जाम में जो चीजें मैटर करती है ना, वो सारी मैं आपको कन्वे करूंगा, वही आपका एग्जाम क्लियर करवाएगी। बेस्ट ऑफ लक।